डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि हम लोग इस समय बोर्ड एग्ज़ाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2019 के बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी रसायन विज्ञान भाग के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग भौतिक विज्ञान भाग के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। फिर हम लोग जीव विज्ञान भाग के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जिससे हमारा तीनों भाग संपूर्ण तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आज मैं आपके लिए 2018 बोर्ड परीक्षा के चुने हुए कुछ सवालों को लेकर आया हूं। याद रखिएगा 2019 हमारा कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए मैं आज आपके लिए 2018 बोर्ड परीक्षा के कुछ चुने हुए सवालों को लेकर आया हूं, जो हमारे लिए अभी भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास में आपके लिए पहला सवाल, सबसे बढ़िया सवाल, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए आप लोग, किस पर? कार्बन की संयोजकता पर। और किस पर लिखना है? समूह या मूलक पर। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस कार्बन की संयोजकता का ही ऑपरेशन कर देते हैं। चलिए तो ज़रा देखिए आप लोग कैसे आप बताएंगे इसमें कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखिए हम लोग दो प्रकार से इसको बताएंगे। ठीक है, पहला तो जो बोहर-बरी नियम में आपने पढ़ा हुआ है उसके आधार पे बताया जाए इसको। तो आप कहेंगे क्या? सबसे पहले आप बोलेंगे चूंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, याद रखिएगा कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है ना, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ये, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। तो बोहर-बरी नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्या जानते हैं, जरा बताइए मुझे। तो क्या जानते हैं आप लोग? 2,4। ठीक है, तो तुरंत हम कहेंगे कि चूंकि इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, बाहरी कोश अर्थात जो सबसे अंतिम में आपको दिख रहा है, किसी का भी ऐसे ही निकलता है हमेशा, याद रखिएगा जो सबसे अंतिम में आपको दिख रहा है वही बाहरी कोश है। तो इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है ना, इसलिए इसे अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी जी? देखिए अष्टक का मतलब क्या होता है? 8। तो 4 तो हैं इसके पास, तो कितना और चाहिए कि 8 हो जाए इसके पास? 4 और चाहिए। देखिए यहाँ से 6 मत देख लीजिएगा, हमको बाहरी कोश देखना होता है। ये जो अंदर वाला इसको नहीं देखना है आपको, इसको नहीं देखना है आपको, बाहरी कोश देखना है। तो 4 चाहिए, तो अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए यह 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। याद करिएगा आप लोग, कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजी बंध बनाता है। 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो बात उठती है कि इसने 4 बनाया तो क्यों सहसंयोजी ही बनाया? बनाने के लिए तो हमने आप बंध पढ़ा हुआ है, आयनिक भी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? आयनिक भी पढ़ा हुआ है, याद कर लीजिएगा। तो क्या होगा, ये आयनिक पढ़ा हुआ है आपने, तो इसने सहसंयोजी क्यों बनाया? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी तत्व जो होता है या तो 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है या तो 3 को ग्रहण कर सकता है, या तो 3 को ग्रहण कर सकता है। मतलब वो 3 से ज़्यादा नहीं ग्रहण करता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो अभी आपके सिलेबस की चीज़ नहीं है। ठीक है ना, ये बस इतना जान लीजिए, 3 से ज़्यादा ग्रहण नहीं करता है कोई। अब इसको 4 चाहिए था, ये चाहता तो 4 ग्रहण कर सकता था, परंतु इसको ग्रहण करने के इसके बस की बात है नहीं, इसीलिए ये साझा करता है। क्या करता है जी? साझा। साझे का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पहला परमाणु देगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा परमाणु देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन पहला परमाणु देगा, और 3 अगर पहले ने दिया 3 दूसरा देगा। ये प्रकार से होता है। कभी सहसंयोजक बंध पे सवाल आया तो हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, वास्तव में विस्तार पूर्वक सहसंयोजक बंध आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर कोई उदाहरण मिल गया तो मैं इसकी चर्चा जरूर करूंगा आपके साथ। ठीक है ना, फिलहाल अभी हम लोग अपने सवाल की चर्चा करते हैं। तो आप अपनी कॉपी में इतना लिख देंगे
काम हो जाएगा आपका। और इसमें थोड़ा सा एक सेंटेंस और आगे आप बढ़ाइएगा। क्या सेंटेंस आप आगे बढ़ाएंगे? इसमें लिखेंगे चार सहसंयोजी बंध बनाता है, इसलिए इसकी सहसंयोजकता, याद रखिएगा चूंकि इसने सहसंयोजी बंध बनाया ना, इसलिए इसकी संयोजकता को हम सहसंयोजकता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सहसंयोजकता क्या होती है? चार होती है। क्या होती है? चार होती है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये इसका पैटर्न हो गया। इसी बात को आपको अपनी कॉपी में लिख देना है, आपके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब ये आप बोल सकते हैं कि कार्बन अपने चारों बंध निम्न प्रकार से बनाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं और नीचे चाहिए तो, कार्बन अपने चारों बंध निम्न प्रकार से बनाता है। निम्न प्रकार से बनाता है। देखिए पहला कैसे बना सकता है? ये चाहे तो अपना चारों बंध एक एक करके बना सकता है। याद रखिएगा, मतलब चार लोगों को बुलाकर एक एक बंध बना सकता है। जैसे मान लीजिए कि इसने चार हाइड्रोजन परमाणुओं को बुला लिया, तो अगर चार हाइड्रोजन को बुलाया तो यहाँ पे एच हो गया, यहाँ भी एच हो गया, यहाँ भी एच हो गया, यहाँ भी एच हो गया, क्योंकि आपको याद करना होगा कि हाइड्रोजन जो है एक बंध खाली बनाता है। कितना बनाता है? एक। और याद कर लीजिए चाहें तो, ऑक्सीजन कितना बंध बनाता है? दो बंध बनाता है। नाइट्रोजन कितना बनाता है? तीन बनाता है। क्लोरीन कितना बनाता है? एक बनाता है। क्लोरीन कितना बनाता है? एक बनाता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। फ्लोरीन भी कितना बनाता है? एक बनाता है। ब्रोमीन जो है आपका वो भी एक ही बनाता है, एक। जो आयोडीन है आपका वो भी एक बंध बनाता है। मतलब अगर किसी के साथ जाके जुड़ेंगे तो ये लोग एक एक बंध ही बनाएंगे। याद रखिएगा, ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ा तो वो दो बंध बना सकता है, और नाइट्रोजन किसी के साथ जुड़ा तो वो तीन बंध बना सकता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए। तो ये आपका पहला हो गया। आपको इसमें यच लिखने की जरूरत नहीं है, केवल बॉन्ड बनाइएगा और उसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, ये बात को आप नहीं भी लिखेंगे अपने आंसर में तब भी चलेगा, क्योंकि आपका आंसर पीछे पूरा हो चुका है। लेकिन ये लिखेंगे थोड़ा सा एग्जाम पे ज़्यादा इंप्रेशन जमेगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखिएगा आप लोग। दूसरा इसमें क्या लिख सकते हैं कि अगर एक द्विबंध कर दे और दो सिंगल बॉन्ड कर दे तो कैसे बना सकता है? जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए वहाँ पे ऑक्सीजन कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन दो बंध बनाता है, अभी मैंने पीछे आपको दिखाया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कर सकता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कर सकता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया दूसरे नंबर का। तीसरा नंबर देखिए, इसको बताइए जरा, आप नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में तुरंत, क्या नाम है इसका? कोई आपको क्रियात्मक समूह इसमें दिख रहा है और इसका नाम क्या जानते हैं आप लोग? जरा नाम बताइए तुरंत तो इसका। दूसरा देख लीजिए आप कि एक जगह तीन बंध बना ले और एक जगह एक बंध बना ले, तो एक बंध तो हाइड्रोजन से ही बना सकता है, और तीन बंध बनाने के लिए किसको लाना पड़ेगा? उसको नाइट्रोजन को लाना पड़ेगा। खुद कार्बन से भी बना सकता है, याद कर लीजिएगा, खुद कार्बन से भी बना सकता है, क्योंकि जो कार्बन होता है वो चार बंध बनाता है। कितना बनाता है जी? चार बंध बनाता है कार्बन। याद कर लीजिएगा आप लोग, कार्बन हमेशा चार बंध बनाता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बन के श्रृंखलन का गुण। मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, जिसमें कार्बन 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 अपने आप जुड़ते जाते हैं। अब ये डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं, या आपस में ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं, कैसे भी करके जुड़ सकते हैं ना, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कार्बन अपने में भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, वो गुण है इसके श्रृंखलन का गुण। ठीक, श्रृंखलन क्या होता है? दो किसी परमाणु के या किसी तत्व के दो या दो से अधिक परमाणुओं का आपस में जुड़ना श्रृंखलन कहलाता है। किसी तत्व के दो या दो से अधिक परमाणुओं का आपस में जुड़ना श्रृंखलन कहलाता है। उदाहरण के लिए आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपने लिख दिया कार्बन की जो सहसंयोजकता है वो है क्या। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। कैसे आप लिखेंगे? पहले आप परमाणु क्रमांक लिखेंगे, परमाणु क्रमांक लिखने के बाद आपको आगे बढ़ना है। बोहरवरी नियम से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना होगा। बोहरवरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद आपको बताना होगा कि अष्टक पूरा करने के लिए उसको चार इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसीलिए यह चार सहसंयोजी बंध बनाता है, और इसकी सहसंयोजकता कितनी होती है? चार होती है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए, तो ये आपका हो गया पहले सवाल का आंसर। जरा दूसरे सवाल का ऑपरेशन किया जाए। अब देखिए जरा दूसरा सवाल क्या है। समूह या मूलक, समूह या मूलक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके सेट में पहली बार आया है ये, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए जरा इनसे निपटते हैं कि ये बच्चा समूह या मूलक क्या है। ये समूह या मूलक क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, समूह या मूलक क्या हैं। तो चलिए देखा जाए, इसका ऑपरेशन हम लोग शुरू करते हैं
ये जो समूह या मूलक है ये है क्या, समूह या मूलक है ये है क्या। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि समूह क्या है। ये परमाणुओं ये सीधा बोलिए आप, परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह, ठीक है ना, परमाणु या परमाणुओं का, परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर कोई एक आवेश हो, या जिस पर कोई आवेश हो, जिस पर कोई आवेश हो, या ध्यान दीजिएगा, या जिसकी कम से कम एक संयोजकता खाली हो, एक संयोजकता खाली हो, क्या कहलाता है, मूलक या समूह कहलाता है, मूलक या समूह कहलाता है, ठीक है ना। ये बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये मूलक की परिभाषा हो गई। ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में जानते नहीं हैं, आप इसके बारे में जानते हैं लेकिन आप ऐसी परिभाषा नहीं जानते हैं, याद रखिएगा। तो हम इस परिभाषा को बताना था इसलिए इसको लेके आए हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ ना एल्किल समूह, क्या पढ़ा आपने, एल्किल समूह, अरे वो भी तो एक समूह ही है। एल्किल समूह को आप किससे प्रदर्शित करते थे, आर से। तो ये भी तो एक समूह ही है। देखिए यहाँ पे समूह लगा कि नहीं लगा है। आपने पढ़ा क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, ये भी तो एक समूह ही है, याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा था ना आपसे कि अगर आप किसी भी क्रियात्मक समूह को दर्शाइए तो उसकी खाली संयोजकता को उसके पहले दर्शा दीजिए। जैसे क्रियात्मक समूह में पहला आप देख लीजिए एल्कोहल, क्या देख लीजिए, एल्कोहल। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एल्कोहल, तो एल्कोहल का क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH। देखिए इसका एक बंध खाली है कि नहीं खाली है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका एक बंध खाली है, कौन सा, ये वाला, देखिए खाली है ना। इसका मतलब ये किसी से बंध बना सकता है, ये किसी से बंध बना सकता है, इसीलिए इसको समूह कहा जाएगा। उसके बाद देखिए, आप देखिए यहाँ पे एल्किल समूह, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, ऐसे होता कि नहीं होता है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। C2H5 सिंगल बॉन्ड, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। ये बताइए ये कौन से समूह है, ये आपका मेथिल समूह है, मेथिल समूह है। और ये आपका कौन सा समूह है, ये आपका एथिल समूह है। साथ साथ मेरे बोलते चलिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तब ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह, परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर कोई आवेश हो या जिसकी कम से कम एक संयोजकता खाली हो। तो अभी तो हमने संयोजकता खाली वाला देख लिया, खाली संयोजकता वाला, जिसमें आपके क्रियात्मक समूह आ गए और एल्किल समूह आ गए, ध्यान दीजिएगा। अब जिन पे आवेश होता है वो भी समूह होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने Na+ ले लिया, आपने Cl- ले लिया, ध्यान दीजिएगा, इस पर आवेश है ना, तो ये भी समूह है। तो एक बात समूह के बारे में आप लोग नीचे इंडिकेट पॉइंट लिखेंगे, ये उदाहरण लिखने के बाद, ये उदाहरण लिखिएगा जैसे करके अल्कोहल, फिर मेथिल समूह, एथिल समूह, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये उदाहरण में आप लिख दीजिएगा परिभाषा लिखने के बाद। उसके बाद आप एक नीचे इंडिकेट पॉइंट लिखिएगा कि जो समूह होते हैं खाली संयोजकता या आवेश के कारण, जो समूह होते हैं खाली संयोजकता या आवेश के कारण अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तथा किसी दूसरे समूह से जुड़कर, तथा किसी दूसरे समूह से जुड़कर, किसी दूसरे समूह से जुड़कर यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं, यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। इसका मतलब यहाँ से एक और निष्कर्ष निकल के आया जी, क्या, कि जो समूह होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। जैसे जरा देख लीजिए, तो एक उदाहरण उसमें नीचे जैसे लिख सकते हैं कि एक आप ले लीजिएगा मेथिल समूह और एक ले लीजिएगा एल्कोहल समूह, दोनों को जोड़ दीजिएगा, CH3 है, उसका एक खाली है, OH का भी एक खाली है, दोनों को जोड़ दीजिएगा। देखिए यौगिक बन गया मेथिल एल्कोहल, क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल बन गया, ठीक है।
उसके बाद आप देखिए, आप Na+ को ले लीजिए, उसमें Cl- को जोड़ दीजिए, एक यौगिक बन गया आपका NaCl। आप 2 ठो ले लीजिए ना मेथिल समूह। देखिए, एक ये भी मेथिल समूह ले लीजिए और दूसरा भी मेथिल समूह ले लीजिए। 2 मेथिल समूहों को आपस में जोड़ दीजिए, तो देखिए दोनों सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़ गए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इसको टोटल जोड़कर लिखे तो 2 कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। क्या है ये? एथेन है। देख रहे हैं एक यौगिक बना कि नहीं बना, ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर 2 एल्किल समूह भी आपस में जुड़ते हैं तो भी क्या बनता है, एक यौगिक बनता है। याद रख लीजिएगा आप लोग, एक यौगिक बनता है। तो कभी भी 2 समूह आपस में जोड़ते हैं तो यौगिक बनता है। इसलिए कहा जाता है कि यौगिक, ये समूह जो होते हैं अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। समूह जो होते हैं अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये आपका हो गया समूह का ऑपरेशन। आपने देखा होगा कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट एक लाइक ठोंक दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए इधर अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये आपको 2 सवालों का ऑपरेशन हो चुका है। तीसरे सवाल का ऑपरेशन आपके सामने आने वाला है, जिसके बारे में आप लोग पहले से ही कर चुके हैं। देखिए आप लोग भी अब ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर बनते जा रहे हैं। कैसे? मैं आपको ऑपरेशन करने का तरीका बताता जा रहा हूँ, जिससे आप लोग आगे आने वाले सवालों का ऑपरेशन खुद कर सकते हैं। जरा बताएंगे क्या, इस सवाल का ऑपरेशन आप खुद करेंगे क्या? फटाक से थोड़ा आंसर आ गया तो कमेंट बॉक्स में तुरंत 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 बोलिए। मैं 10 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, आप बोलिए तुरंत इसका आंसर क्या होने वाला है। बताइए क्यों नीला होता है, क्यों नीला होता है, बताइए। चलिए बोल दिया आपने। चलिए मैं आगे शुरू करता हूँ। देखिए आप सवाल पढ़िए पहले ध्यान से। लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, जरा लिखिए सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला। सिल्वर में आपका जो Ag है वो प्लस बनाता है, जो आपका नाइट्रेट है वो माइनस बनाता है। एक प्लस और एक माइनस जब मिल जाते हैं तो केवल बनता है AgNO3। लेकिन इसका जली विलयन लिया गया है तो आप इसको AQ लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही इसमें कॉपर की छड़ डाली जा रही है, कॉपर की छड़, अब बताइए जरा आप कौन सा रूल लगा इसमें। फटाक से कमेंट बॉक्स में दागिए तुरंत, कौन सा रूल लगा इसमें? लगा सक्रियता श्रेणी का रूल। कौन सा लगा जी? सक्रियता श्रेणी का रूल लगा। अब जब इसमें सक्रियता श्रेणी का रूल लग गया है तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉपर क्या Ag को हटा पाएगा। तो उत्तर है हाँ, हटा देगा, क्योंकि कॉपर Ag से क्या होता है, ऊपर होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को, कॉपर जो होता है वो Ag से ऊपर होता है, इसीलिए कॉपर Ag को हटा देगा। अब जब कॉपर Ag को हटा देगा तो कॉपर को इस NO3 के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो ज़रा देखिए, कॉपर तो बनाता 2+ है, और जैसे ही वो NO3 पे माइनस के साथ जुड़ने जाएगा, NO3 कहता मैं तो भैया एक का ही माइनस बनाता हूँ, ये कहता मैं 2 बनाता हूँ। देखिए कितना आसानी से यौगिक बनता है। तो ये कहता है कि तुम मेरा 2 रख लो और मैं तुम्हारा 1 रख लेता हूँ। तो Cu के नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन NO3 कोष्ठक में करके उसके नीचे 2 लिखने का मतलब निकल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूप्रिक नाइट्रेट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक नाइट्रेट। ठीक है ना? ये बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, उसके बाद प्लस किसको अलग से छोड़ देता है जी? इसको, Ag को। यहाँ पे आप 2 कर दीजिए और यहाँ पे आप 2 कर दीजिए। ये हो गया आपका अभिक्रिया पूरी। लेकिन यहाँ पे पता कैसे चला कि रंग नीला हो जाता है? तो उसके लिए आपको कल का सवाल देखना पड़ेगा। कल मैंने आपको एक सवाल बताया हुआ था। कल मैंने आपको सवाल ये बताया था कि जो कॉपर होता है अगर Cu2+ के रूप में है तो वो हमेशा नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है जी? नीले रंग का। तो ज़रा देखेंगे क्या, आप ऑपरेशन करेंगे क्या इस बात का? यहाँ पे पहले कॉपर अकेले था तो क्या इसका नीला रंग रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे कॉपर किस रूप में आ चुका है? Cu2+ के रूप में आ चुका है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं, तुरंत ही इसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो देखिए विलयन का रंग नीला हो जाता है तो क्या कारण बताएंगे आप? कारण हिंदी में लिखिए फटाक से। चूंकि, पहले तो आप रिएक्शन लिख लीजिएगा उसमें जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये रिएक्शन आप लिखिएगा। अब मेरी बात को लिखिए, मेरी बात को लिखिए, बोली गई बात को। चूंकि जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर की छड़ डालते हैं, कॉपर की छड़ डालते हैं तो कॉपर सक्रियता श्रेणी में सिल्वर से ऊपर होने के कारण
सिल्वर से ऊपर होने के कारण सिल्वर आयन को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। सिल्वर आयन अर्थात Ag+ आयन को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। Ag+ आयन को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और क्यूप्रिक नाइट्रेट बना लेता है। क्या नाम होता है इसका? आप नाम लिख सकते हैं, क्यूप्रिक नाइट्रेट। क्यूप्रिक नाइट्रेट, क्यूप्रिक नाइट्रेट बना लेता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब इसमें Cu2+ आयन आ जाता है। आगे लिखिएगा इस बात को, इसमें Cu2+ आयन आ जाता है, जिसके कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। जिसके कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। तो ये हो गया आपका इस सवाल का ऑपरेशन। बाकी के नीचे के जो 2 सवाल हैं वो आपके लिए हैं होमवर्क। नीचे के जो 2 सवाल हैं वो आपके लिए हैं होमवर्क। ये लिखा है पेंटेनॉन 3, जरा आप इसका संरचना बनाइएगा। ये लिखा है 2-प्रोपेनॉल, जरा आप इसकी संरचना बनाइएगा। संरचना बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि हाँ सर मैंने संरचना बना लिया है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, और नहीं बना पाएंगे तो आप बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा पुनः, लेकिन आपका पहला काम है कि ये बन जाना चाहिए। 1% इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एक दिन मैं IUPAC नाम के सारे क्वेश्चन आपके सामने ले आऊँगा और उनका ऑपरेशन करूँगा। तो कल की क्लास हम लोग इसी पे करते हैं। जितने भी यौगिक हमारे अभी तक सेट में पूछे गए हैं उनके IUPAC नामों की चर्चा करते हैं, और आप लोग साथ साथ लाइव कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते चलेंगे कि कौन से यौगिक का नाम क्या, उसकी संरचना क्या है। ठीक है, क्योंकि क्लास आपकी लाइव ही चलेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो आज के अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर टिमटिमा रहा है, देखिए जरा। क्या आप खुश हुए? क्या आप इसका आंसर जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार हंसने वाली इमोजी बना दीजिए जल्दी से। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग इसका ऑपरेशन। तो चलिए, इस सवाल के हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने दिख रहा है कि अम्ल और क्षार की आधुनिक परिभाषा दीजिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अम्ल और क्षार की आपको आधुनिक परिभाषा देनी है। तो ये बात क्या उठी कि आधुनिक परिभाषा, क्या पुरानी परिभाषा भी थी क्या कुछ? पुरानी परिभाषा भी थी क्या कुछ? चलिए, तो अम्ल और क्षार की जो पुरानी परिकल्पना थी, पुरानी परिकल्पना, उस पुरानी परिकल्पना के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, पुरानी परिकल्पना के आधार पर बताया गया कि जो अम्ल और क्षार होते हैं उनको निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाएगा। कहा गया कि अम्ल वे हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो क्षारक हैं, क्षारक, क्षारक को यहाँ पे क्षार कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो क्षार शब्द है मैं थोड़ा इसके बारे में आपको चर्चा कर लेता हूँ, फिर थोड़ा परिभाषा पे आता हूँ। देखिए, जो आपका क्षारक होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल क्षारक और एक होता है दुर्बल क्षारक। ध्यान दीजिएगा, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक ऐसे हैं जो जल में जाने के बाद पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। सीधा सा आप लोग ध्यान में रख लीजिए, जिसके साथ प्रबल लग जाता है वो जल में जाने के बाद पूर्णतया वियोजित ही हो जाता है, और दुर्बल क्षारक जो जल में जाने के बाद पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो इन्हीं प्रबल क्षारकों के लिए शब्द क्षार का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर आप क्षार की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो प्रबल क्षारक है। क्षार की बात अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो प्रबल क्षारक है। देखिए, इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। क्षारक को बेस बोला जाता है, लेकिन ये क्षार को एल्कोहली बोला जाता है, ALKALI। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, तो क्षार जो है प्रबल क्षारक को ही क्षार कहते हैं। इसका मतलब ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो आज क्षारक और क्षार में आपने अंतर भी देख लिया, जान लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा आप। तो क्षारक को कहा गया जो स्वाद में कसैले होते हैं, जो स्वाद में कसैले होते हैं, कसैले। ठीक है ना। और बाकी जो लवण था, लवण को कहा गया कि ये स्वाद में नमकीन होते हैं। जो लवण थे इनको कहा गया स्वाद में नमकीन होते हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि खट्टा है तो इसके लिए आपको उसको स्वाद पता करना होगा। स्वाद पता करने के लिए आपको उसको अपनी जीभ पे डालना होगा।
अब जरा एक काम बताइएगा कि जो तेजाब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको आप अपनी जीभ पे डालेंगे तो क्या असर होगा आपकी जीभ का। चेहरा डालने के बाद जरा कभी वीडियो में किसी देख लीजिएगा कि जब किसी के ऊपर तेजाब डाल दिया जाता है तो उसका चेहरा पूरे जन्म के लिए खराब हो जाता है। आप तो अपनी जीभ पर तेजाब डालने की बात कर रहे हैं, तो आपकी जीभ ही जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी, याद रखिएगा। इस स्वाद को खट्टा पता करने के चक्कर में ना आप पूरी जिंदगी भर के लिए स्वादहीन हो जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो बात ये उठी कि जब ये पुरानी परिभाषा के आधार पर चीज़ों की कल्पना की जाने लगी तो पाया गया कि कुछ चीज़ें व्यवहार में संभव ही नहीं है, जैसे तेजाब को जीभ पर रखकर स्वाद पता करना संभव ही नहीं है। इसीलिए कहा गया कि चलिए हम लोग अम्ल और क्षार की नई परिभाषा खोजते हैं, और उसी परिभाषा को कहा गया आधुनिक परिकल्पना। तो इस आधुनिक परिकल्पना में आपको कई सारी परिकल्पनाएं मिलती हैं, याद कर लीजिएगा, कई सारी परिकल्पनाएं मिलती हैं। जैसे आपको लुईस अम्ल परिकल्पना मिलती है, लुईस की अम्ल क्षार परिकल्पना मिलती है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की परिकल्पना मिलती है, आर्हेनियस की परिकल्पना मिलती है। तो हम इसमें से सबका अध्ययन नहीं करने वाले हैं, याद रखिएगा। हम इसमें से नॉर्मली जो आपके सिलेबस में है उसके अनुसार अम्ल और क्षार की आधुनिक परिभाषा की बात करने वाले हैं, उसके अनुसार अम्ल और क्षार की आधुनिक परिभाषा की बात करते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो कहा गया कि आधुनिक परिभाषा में अम्ल कौन है, आधुनिक परिभाषा में अम्ल कौन है। तो आधुनिक परिभाषा में अम्ल कहा गया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में धनायन के रूप में केवल H+, जिसको आप हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इसका उदाहरण लिखना है तो जरा आ जाइए इस बात पर, यहाँ पर आप देखिए H2SO4, यही था तेजाब जिसकी बात मैं पीछे कर रहा था। अगर आप इसको जल में डालते हैं तो तुरंत ही इसका सल्फेट आयन अलग हो जाता है, SO4 पे 2- आप जानते होंगे, और H जो है प्लस बनाकर अलग हो जाता है, और सामने कितना लग जाता है, 2, क्योंकि जो यहाँ पे नीचे है वो सामने चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको मिल गए कितने H+ आयन मिल गए जी, यहाँ पर आपको एक प्रकार से मिल गए 2 H+ आयन। और बताइए यही तो खाली धनायन के रूप में मिला, क्या धनायन किसी और का मिला, क्या नहीं मिला, धनायन के रूप में केवल आपको H+ आयन मिला है। इसका मतलब यही है आपका क्या, अम्ल। क्या है जी, यह है अम्ल, और इसका नाम भी आप जानते होंगे, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल नाम है जी, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है, ठीक है। ऐसे ही चलिए क्षार की परिभाषा देख लेते हैं। क्षार की परिभाषा, तो आधुनिक परिभाषा क्षारक की क्या है या क्षार की क्या है। क्षार की पूछा है तो हम लोग क्षार की लिखते हैं, ठीक है, क्षार का ही आप लोग लिख लीजिए परिभाषा। चलिए, तो क्षार की परिभाषा क्या दी गई थी, देखिएगा जरा। बोला गया वे पदार्थ जो जल में घुलकर ऋणायन के रूप में, किसके रूप में जी, ऋणायन के रूप में केवल OH- आयन, जिसे आप हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इसमें भी आप एक जैसे लिख लीजिएगा, जैसे। तो जैसे आप देखेंगे क्या आ रहा है इसमें, जैसे के लिए आपको लेना पड़ेगा NaOH। तो जैसे ही आप इसको जल में घोलते हैं
तुरंत ही N ने तो आपका प्लस बना के अलग हो जाता है, तो जाहिर सी बात है OH को क्या बनाना पड़ेगा, माइनस। तो देखिए यहाँ पे OH माइनस मिला किसके रूप में आपको, ऋणायन के रूप में। क्या कोई और ऋणायन मिला इसमें, नहीं मिला, इसीलिए यह है क्षार। क्या है, क्षार। इसी प्रकार इसके और उदाहरण हैं, जैसे आप KOH ले सकते हैं, जैसे आप MgOH ट्वाइस ले सकते हैं, जैसे आप CaOH ट्वाइस ले सकते हैं, जिसे आपने कल पढ़ा था। इसे बुझा हुआ चूना या चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। नाम नहीं याद हो तो आप नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया अम्ल और क्षार की आधुनिक परिभाषा तथा उनका एक एक उदाहरण, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने पेपर में झोंक देना है फटाक से, ठीक है, याद रखिएगा। एक बात यहीं पे और समझ लीजिए, एक वैज्ञानिक थे आर्हीनियस। कौन थे, आर्हीनियस। तो आर्हीनियस ने कहा कि देखो बच्चा, कि जो अम्ल होता है, अम्ल जैसे मैंने कहा कि H2SO4, यहाँ पे मैं एक और अम्ल का उदाहरण आपको दिखा देता हूँ, HCl है, ये H+ बनाता है और Cl- बनाता है। तो आर्हीनियस ने कहा था कि ये जो H+ हैं वो स्वतंत्र नहीं रहते हैं। क्या नहीं रहते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते हैं। स्वतंत्र नहीं का मतलब अकेले नहीं रहते हैं। तो बात ये उठी तो कैसे रहते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो H+ है, जिस जल में आपने घोला है उस जल के एक अणु को अपने पास बुला लेता है, एक अणु को। अब चूंकि जल के अणु का सूत्र होता है H2O, अब ये जाके जब इससे जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा जरा, क्या हो जाएगा जी, H3O, और उसके ऊपर कैसा आवेश लग जाएगा, प्लस आवेश लग जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जो जल के भीतर, ये अम्ल में जो H+ हैं, जल के भीतर स्वतंत्र नहीं रहते हैं, बल्कि जल के अणु से जुड़कर H3O+ आयन बना लेते हैं, जिसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। आप इस बात को गांठ बांधकर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि हाइड्रोनियम आयन क्या है, और इसकी कल्पना किसने की थी, आर्हीनियस ने की थी। तो आर्हीनियस ने अम्ल की एक नई परिभाषा दी थी कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन अर्थात H3O+ आयन देते हैं। हो जाएगा ना, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए, आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दंदनाता हुआ आ रहा है। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा सा मेरी बात को सुन लीजिए, और आज का यही आखिरी सवाल भी होगा। बाकी के सवालों का ऑपरेशन हम लोग कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आज देखिए टाइम ज़्यादा होता जा रहा है। तो मैं प्रबल अम्ल आपको बता देता हूँ। प्रबल अम्ल, परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा। प्रबल अम्ल, ऐसे अम्ल, ऐसे अम्ल, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर, पूर्णतया वियोजित होकर, इस वियोजित को हम लोग आयनित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनित भी बोलते हैं। पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर, आयनित होकर क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मतलब ये पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने मान लीजिए 100 अणु HCl लिया, कितना लिया, 100 अणु, तो आपको 100 ठो H+ मिल जाएगा और 100 ठो Cl- मिल जाएगा। 100 ठो क्या मिल जाएगा, Cl- मिल जाएगा। यही आपका है वियोजन, पूर्णतया वियोजन, ठीक है। तो यही काम आपके H2SO4 और HNO3 भी करते हैं। ये तीन के तीनों आपके प्रबल अम्ल हैं। इसको प्रबल अम्ल के उदाहरण में आप लिख लीजिए गांठ बांध कर, ठीक है। बाकी जो आपका HCN बचा, ये हाइड्रोसायनिक अम्ल बचा, ये आपका दुर्बल अम्ल है। HCN दुर्बल अम्ल है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने 100 अणु HCN का लिया, तो कहीं इसके 15 H+ मिलेंगे और 15 Cn- मिलेंगे, तो कहेंगे बाकी के 85 कहाँ गए, तो बाकी के जो 85 हैं वो HCN के रूप में पड़े रहेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो 100 में से इसका केवल 15 टूटा, इसीलिए ये दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल कौन कौन होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन कौन होते हैं, तो जरा आप इनके नाम लिख लीजिए। जैसे एक तो आपका HCN ही दुर्बल अम्ल हो गया। उसके बाद आपने देखा होगा एक कार्बोनिक अम्ल होता है, इसको नाम लिख लीजिएगा, कार्बोनिक,
कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक, यहाँ पे उड़ंतु र लगेगा और ये हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको जो कार्बोक्सिलिक अम्ल मैंने पढ़ाया ना, वो भी सारे के सारे दुर्बल ही होते हैं। जैसे आपका फॉर्मिक अम्ल हो गया जो चींटी में पाया जाता है, जैसे आपका एसीटिक अम्ल हो गया, एसीटिक अम्ल हो गया, जैसे आपका लैक्टिक अम्ल हो गया जो कि दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल हो गया। ये मैंने आपको लिख के दिखाया था संरचना में, ये लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला है, ध्यान दे दीजिएगा लैक्टिक अम्ल का। ठीक है, जो मैं लिखा हूँ अभी। और ये एसीटिक अम्ल है, ये सब के सब दुर्बल अम्ल है। आपके नींबू या खट्टे पदार्थों में जो टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं वो भी आपका दुर्बल अम्ल है। मतलब खाने में जितने भी अम्ल पाए जाते हैं सबके सब आपके दुर्बल अम्ल हैं, क्योंकि अगर प्रबल होगा तो आप उसको खा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपकी जीभ कट के गिर जाएगी, याद रखिए। चलिए, तो ये आपका हो गया दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल का ऑपरेशन, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल का ऑपरेशन। तो दुर्बल अम्ल क्या है कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, परिभाषा लिख लीजिएगा, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोगों ने इतने सवालों का ऑपरेशन किया है और बाकी के सवालों का ऑपरेशन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तब तक जाते जाते मैं आपके लिए कुछ सवाल छोड़े जाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, पूछ रहा है कौन से वाले में कीटोनी समूह है। चलिए, इसकी भी चर्चा मैं कर ही देता हूँ। कीटोनी समूह, तो आप बताइए कीटोन समूह क्या होता है। कीटोन समूह, कीटोन समूह क्या होता है, बताएंगे क्या कमेंट बॉक्स में तुरंत। कीटोन समूह की संरचना होती है कुछ इस प्रकार से, और जो कीटोन समूह की संरचना इस प्रकार से होती है तो वो कीटोन कहता है देख भैया, मेरे दोनों तरफ खाली कार्बन ही जोड़ना, तुम कार्बन के अलावा किसी और को मत जोड़ना, दोनों तरफ तुम केवल खाली कार्बन को जोड़ना, तभी मैं कीटोन समूह रहूंगा। अगर तुमने कुछ भी बदला तो मैं भी बदल जाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा अच्छा मान ले कि मैं तेरे साथ एक एच रख देता हूं, कहा ना ना, अगर तुमने मेरे साथ एच रखा ना तो तुरंत मैं एल्डिहाइड बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा, एल्डिहाइड बन जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं एच ना रख के मैं तेरे साथ रख देता हूँ ओ एच, कहा ना ये तो और नहीं रख सकते हो, क्यों, क्योंकि मैं COOH बना दूंगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दूंगा। तो मैंने कहा तो क्या करूं मैं तेरे साथ। उसने कहा देखो भैया, मेरे साथ रखना तो केवल और केवल कार्बन ही रखना, तभी मैं रहूंगा कीटोन समूह। तो जरा आप देख लीजिए सारे ऑप्शन में, पहले में देखिए एच दिख गया, ये एल्डिहाइड हो गया, पहले ही गलत। इसमें भी देखिए एक जगह एच दिख गया, एल्डिहाइड हो गया, पहले ही गलत। इसमें देखिए OH दिख गया और महाभारत हो गई, ये भी गलत क्योंकि ये अम्ल हो गया। इसमें देखिए इधर साइड में भी कार्बन वाला दिख रहा है, इधर साइड में भी कार्बन वाला दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है, कीटोन समूह। तो आप कीटोन समूह आसानी से पहचान सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह आसानी से पहचान सकते हैं, और एल्डिहाइड भी पहचान सकते हैं। एल्डिहाइड में हमेशा इस CO के एक तरफ ही H दिखेगा, चाहे इधर कहीं भी आपको H दिख सकता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में CO के साथ एक OH जरूर दिखेगा, क्या दिखेगा, OH। जबकि कीटोन में CO के दोनों तरफ कौन दिखेंगे, कार्बन दिखेंगे। ये आप आराम से इनको पहचान सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, तथा इस वीडियो को शेयर करते रहिए और उनसे भी शेयर करवाते रहिए। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, आज का आपका होमवर्क, इसका आप नाम लिखेंगे। दुआ UPSC नाम मैं आपको पीछे दे चुका हूँ, फिर ये दुआ UPSC नाम यहाँ पर है, जरा इनका देख लीजिएगा। ये आपके सिलेबस में फिलहाल के लिए नहीं है, आप इसको नहीं ध्यान में देंगे तभी कोई बात नहीं है, ये आपके सिलेबस में है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए, यहाँ आपके लिए फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप बताइएगा। सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, देखिएगा। ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, और ये तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये सवाल देखिए 7 नंबर का है, कितना आसान सवाल है, कितना ललन टॉप सवाल है। आपने अगर इसको लगाया होगा जब हमने टेस्ट में दिया था तो आप एकदम प्रसन्न हो गए होंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, लास्ट सवाल यहाँ पे देखिए। मैं इस सवाल की आज चर्चा करने वाला था, इसकी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, लेकिन क्या बताऊँ, टाइम देखिए बहुत ज़्यादा हो गया है, लगभग 40 मिनट के आसपास हो गया है, इसीलिए मैं इस सवाल को कल अपनी चर्चा में लूँगा। ये तो आपका होमवर्क ही था, आपने इसको कर ही लिया होगा, ये भी आपका होमवर्क था, ये आपको कर लेना चाहिए और कारण भी बता देना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय।